5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A रिवोक होते हैं और कश्मीर एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ दुनिया के सामने आता है। बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस नज़र आती होंगी और टैग टीवी पर भी आपको हम एक शो दिखाते हैं हर हफ्ते, जिसमें कश्मीर, जम्मू दोनों जगहों पे और उस पूरे रीजन में होने वाली डेवलपमेंट की आपको हम झलकियां दिखाते हैं। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। ये है तस्वीर का एक रुख। दूसरा रुख ये है कि हमारे वही कश्मीरी पंडित जिनका 7वां एक्सोडस हुआ 30 बरस पहले, उनका फिर वहाँ पर कत्ल हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सिर्फ उनको ही नहीं, ऐसी खबरें भी आई कि सिख टीचर्स को भी मारा गया, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको भी मारा गया। वो इश्यूज भी हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि टूरिज़्म बूम कर रही है। कहीं पर भी होटलों में आसानी से जगह नहीं मिलती, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पोस्ट 370A 35 का जो रेवोकेशन का कश्मीर है, ये है या पहले वाला कश्मीर है या क्या है? और आज कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली एक बहुत ही महान हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम इनको स्काइप पे कई बार ले चुके हैं, हमारे स्टूडियो में भी कई साल पहले आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट सुशील पंडित भाई का। सुशील भाई, मैं आभारी हूँ, आपने फिर से मौका दिया और बहुत खुशी है। टैग टीवी पर जब भी आता हूँ बहुत आनंद आता है आपसे बात करके। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा परिचय बांधा। हाँ जी, ठीक है, उसमें पूरी कहानी भी है। बिल्कुल। आज का कश्मीर पोस्ट 370 35A रेवोकेशन के बाद क्या है? 3 साल 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हम दिन गिन रहे हैं कि 370 के बाद जिस कश्मीर का वादा था वो कब पूरा होगा। और हर रोज़ अब इस बात पर यकीन होने लगा है कि जिस 370 के हटने या उसके डिसमेंटल होने, उसके न्यूटर होने को हम लोग पहला कदम मान रहे थे एक लंबी यात्रा का, वो एकमात्र कदम, आखिरी कदम, बल्कि अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो 1 कदम आगे और 1.5 कदम पीछे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार करूंगा कि 370 अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज थी। उसका जाना, उसको हटाना एक कमाल की पॉलिटिकल विल का मुजाहिरा था। एक बहुत जुर्रती काम था जो पिछले 70 सालों में कितनी ही सरकारें आईं और गईं, उन्होंने उसको लेकर के वो कमिटमेंट नहीं दिखाया, वो हौसला नहीं दिखाया जो इस सरकार ने दिखाया, और इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन क्या ये केवल एक बॉक्स को टिक कर देने का काम था कि लोग सालों से चिल्ला रहे थे कि अब तो आपके पास पूरी मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट आपके पास है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं, तो क्या मुसीबत है? तो उन्होंने दे मारा मुंह पे और कहा चलिए अब चुप कीजिए, ये हो गया। जबकि बात ये थी कि 370 की छाया में 70 साल जिस जिहाद ने अपना शिकंजा कसा था कश्मीर पर, वो पार्लियामेंट में एक प्रोक्लेमेशन से या प्रेसिडेंट के किसी कागज पर साइन कर देने से जाने वाला नहीं था। वहां की जमीन पर जो कब्जा है, वहां की मीडिया पर जो कब्जा है, एकेडेमिया पर जो कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर, पुलिस पर, लोअर जुडिशरी पर, सिविल सोसाइटी पर, वहां की लिटरेचर पर, आर्ट पर, सोचिए एक सिनेमा हॉल हम अभी तक शुरू नहीं करा पाए हैं कश्मीर में। शायद अभी एक शुरू किया है।
शायद कह रहे हैं ना आप, पता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन मिल रही। तो ये हालत है। अच्छा, ये हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने कहा कि 370-35A की रेवोकेशन एक वाकई ही बड़ा काम था, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए, जबरदस्त काम था। और उसके बाद जो आपकी पंडित बरादरी के लीडर होने के नाते उम्मीदें थी, वो आपने कहा कि वो हमें एक कदम आगे और 1.5 कदम पीछे वाला मामला नजर आता है। लेकिन स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बाजारों की रौनक आ गई, वहां पे ठीक है ये पंडित भी उनके साथ जुल्म हो रहा है, मर रहे हैं। हमें यहाँ कनाडा में बैठ के यूं महसूस होता है कि वो जो 70-75 साल का जो एक माइंडसेट था वो कोई 3 साल में नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों बातें आप कैसे रिकंसाइल करते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारे नॉर्मलसी के स्टैंडर्ड्स, जो उसके मयार हमने तय किए हैं या उसका क्राइटेरिया हमने, उसकी कसौटी हमने बनाई है इस सरकार ने, हमने से मेरा मतलब सरकार से है, वो लगता है यही है कि बाजार रौनक से चलें, सड़कों पर ट्रैफिक दौड़ता दिखाई पड़े, स्कूल और कॉलेजेस खुलें, दफ्तरों में लोग आएं, ये है नॉर्मलसी। और इसमें अगर 2-4 दिन में एक आध आदमी मारा भी जाए तो ये तो कश्मीर में 32-35 साल से हो ही रहा है, ये भी पार्ट है नॉर्मलसी का। अगर कभी कभार हड़ताल हो भी जाए और कभी कभार पत्थरबाजी हो भी जाए तो फिर ऐसा थोड़ी है कि ये कोई बड़ी अजीब सी बात हो गई जिसके लोग आदी नहीं हैं। दिक्कत यही है, सरकार ने अपना मन बनाया है कि हमें कश्मीर को रिजॉल्व नहीं करना, मैनेज करना है। और मैनेज करने का मतलब यही है कि स्कूल कॉलेज चलें, बाजार लगें, दफ्तर खुलें और सड़क पर ट्रैफिक हो, हड़तालें ना हो, तो जो सतह पर नॉर्मलसी दिखती है वो नॉर्मलसी हो। अब जिहाद तय करता है कि उसे कब पत्थरबाजी शुरू करनी है, कब हाथ खींचना है। जिहाद तय करता है कि उसे किस स्कूल में किस टीचर को कब मारना है, किस दुकान में किस केमिस्ट को कब ठोकना है, किस जगह कब बम फेंकना है, कहां कब एनकाउंटर करना है। वो अपने रिसोर्सेज बचा के चलता है, उसको मालूम है कि उसको एक लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह सरकार सिर्फ जवाबी कार्रवाई में यकीन रखती है। वो बैठी है कि आइए चलिए पहले आप वार आप कीजिए, फिर हम आपको ढूंढेंगे, फिर ऐलान हो जाएगा कि फला आदमी ने जहां पर ये वाकया किया था वो उस एनकाउंटर में ढेर हो गया जी, और आप खुश हो जाइए। और कहीं स्टूडियो में आपके साथ बहस में फंस गए तो आंकड़े दिखा देंगे कि साहब पिछले साल कोई 500 पत्थरबाजियां हुई थी, इस साल सिर्फ 125 हुई हैं, तो देखिए कितना बड़ा फायदा है। पिछले साल कुछ इतने लोग मारे गए थे सिविलियंस, इस साल इतने कम मारे गए हैं, देखिए कितना बड़ा फायदा है। मतलब कमाल की बात यह है कि अगर एनकाउंटर ज्यादा हो तो कहेंगे कि देखिए हमने ज्यादा दहशतगर्द मार दिए, अपनी पीठ ठोक लेंगे। एनकाउंटर कम हो तो कहेंगे कि देखिए हमारी इंतजामिया का नतीजा है कि अब एनकाउंटर कितने कम हो गए हैं, ये पूरी की पूरी तहरीक जो है ठंडी पड़ रही है। तो दोनों सिरों से मोमबत्ती जलाने का जो एक रवैया बन गया है और ये जतलाने का कि हमने संभाल लिया जी, सब कुछ ठीक ठाक है। यहां तक कि एक मिनिस्टर ने कहा, अभी पिछले साल कहा, उनसे पूछा गया कि साहब कश्मीरी ब्राह्मणों को, पंडितों को, हिंदुओं को आप घर कब भेजेंगे? तो उन्होंने कहा अरे हजारों मजदूर पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर घर जा रहे हैं, इस मुल्क में सब लोग फ्री हैं, आप जब चाहें जा सकते हैं, आपको रोका किसने है? आप मजदूरों की तुलना उन हिंदुओं से कर रहे हैं जिनको मार कर, पीट कर, लूट कर भगाया गया। तो ताज्जुब होता है कि ये कौन सी जहनियत है जिससे वास्ता पड़ा है, ये क्या तसव्वुर है, कौन सी मानसिकता है, ये किस कसौटी पर अपने आप को कस रहे हैं। तो मायूसी होती है। आपको जिहाद का इलाज करना है, आपको आंकड़ेबाजी नहीं करनी है। और आपको मालूम है कि जिहाद का इलाज जिस तरीके से होता है उसी तरीके से होगा, जवाबी कार्रवाई करने से नहीं होगा, उस पर फिरौती अदा करने से, उसको रियायतें देने से, उसका दिल जीतने से नहीं होगा।
उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, उसको चुन चुनकर ब्यूरोक्रेसी से निकालना पड़ेगा, पुलिस से निकालना पड़ेगा, छानबीन करके सिविल सोसाइटी से निकालना पड़ेगा, उसके हाथ पांव बराबर करने पड़ेंगे, वरना वो मौका देखेगा, कभी वो छुप जाएगा, कभी ढक लेगा खुद को, और कभी इस कदर सामने आएगा कि फिर लगेगा कि ये पुलवामा कैसे हो गया। तो ये जो 370 और 35A के बाद वाला, जिसको मैं पोस्ट कश्मीर कह रहा हूं, इसमें जो जिहादी माइंडसेट है वो क्या हुकूमत की कोशिशों से या अपने आप से, पाकिस्तान से वो मदद नहीं मिल रही, या उनको लग रहा है कि अब ये हमें सिमुलेट होना पड़ेगा, कुछ कम भी आपको होता नजर आ रहा है या छुपा हुआ है? जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने आप को एक तरह से हाइड कर लिया है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा है। उनको लगता है कि जब आपके पास कारतूस खत्म हो रहे हैं तो आप थोड़ा बच बच के निशाना लगाते हैं, जब आपके पास खूब सारे हों तो आप बौछार करते हैं, जब आपके छुपने के जरिए कम हो तो आप थोड़ा बच के चलते हैं। तो ये एक मानसिकता है। जिहाद भी एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को मैनेज करता है। अब जहाँ तक इनका सवाल है कि ये जिहाद ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। उसको भी मालूम है कि सरकार पूरी तरह मुझ पर हावी नहीं होगी और मैं जवाबी कार्रवाई करके एनकाउंटर की तरह बता देंगे कि चलिए निपटा दिया इनको, आगे कौन आएगा। इससे मामला निपटने वाला नहीं है। इससे एक तरह से स्टेलमेट, एक इम्पास आएगा जिसमें ठीक है वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, चला आ रहा है, एक डर का माहौल बना रहेगा, कोई वापस जाएगा नहीं, और सरकार उनको थकाने की कोशिश में है, ये सरकार को थकाने की कोशिश में है। एक रेजोल्यूट काम जिससे आर पार मामला समझ जाए वो नहीं होता दिख रहा है। ये सबसे बड़ी मायूसी कुछ है। अरसे बाद भी आपको नहीं दिख रहा? जी नहीं, सिर्फ मतलब देखिए, इसको आंकड़ों से आप नहीं देख सकते। आपका जो आग्रह है वो ये है कि देखिए अब इतने 3 सालों में कितनी कमी आई है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। अभी हम 9/11 की बरसी पे थे। अमेरिका में 9/11 के बाद कोई बड़ा हादसा हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी बजट आज तक का सबसे ज्यादा था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खतरा बना हुआ है और उसको इस बात से नहीं नापा जा सकता कि कितनी पत्थरबाजी हो गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग पकड़े गए या कितने एनकाउंटर हुए। तो आप क्रिकेट के स्कोर की तरह जिहाद को नाप नहीं सकते कि पिछले इनिंग में इतना था और इस इनिंग में इतना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जिहाद को इस तरह से नापना। आपको उसकी कैपेसिटी देखनी है, उसकी डिलीवरी वो तय करता है। आज अगर देखिए 370 हटने के बाद कम से कम 8 महीने कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई, तो क्या आप ये मानने की गफलत कर सकते थे कि वॉर खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया? आज मतलब आप सोचिए ये किस तरह की नासमझी है कि 15 अगस्त को आप शिकारों पे कुछ तिरंगे बांध देते हैं। 100-200 शिकारों पे तिरंगे बांध दिए आपने, उसकी वीडियो क्लिप बनाई और पूरे देश में चला दी कि देखिए साहब कश्मीर में तिरंगों की फिजा देखिए। उसके बाद जन्माष्टमी आई, आपने लाल चौक से कृष्ण जी की एक झांकी निकाली, गाते बजाते भजन गाते लोग नाचते हुए जा रहे हैं। क्या कभी सोचा था लाल चौक से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी निकलेगी? वो भी एक क्लिप चला दी। लोगों को लगा कि साहब कश्मीर बदल गया। और जिहाद को एक हफ्ता नहीं लगा, हर रोज कभी स्कूल में, कभी केमिस्ट पे, कभी बाजार में, कभी घर में घुसकर, कभी दफ्तर में घुसकर तहसीलदार के पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने आधा दर्जन लोग मारे। तो 32 साल पहले जो लोग नहीं निकले थे उन्होंने बिस्तर बांध करके निकलना शुरू कर दिया। तो ये जो सुरक्षा का और सलामती का एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, सतही तौर पर एक ड्रामा रचा जाता है,
और उसको फिर मुल्क में बेचा जाता है कि आइए, या फिर कहा जाता है कि टूरिस्ट देखिए, 15 लाख टूरिस्ट, 20 लाख टूरिस्ट, इतनी सारी फ्लाइटें, 70,000 रुपए कमरा, कमाल हो गया। आप उस जिहाद की जेब में पैसे डाल रहे हैं, वो इसके लिए आपके शुक्रगुजार नहीं है, वो इसको आपकी बेवकूफ़ी समझते हैं और उसको मालूम है कि वो इन बेवकूफ़ियों पर हमारी बहुत देर तक गुजारा कर सकते हैं, और ये चल रहा है। कश्मीर को, कश्मीर के जिहाद को ऐसा मान लिया जाता है कि ये थोड़ा रूठे हुए लोग हैं, इन्हें मनाना है, ये थोड़ा भटके हुए लोग हैं, इन्हें समझाना है, इनके पास नौकरी या शिक्षा या इल्म की कमी है, इन्हें थोड़ा सिखाना है। इस तरह इस पर लीपापोती हो रही है। कश्मीर से 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव पकड़ी गई हैं पिछले 30 सालों में। कलाशनिकोव की फैक्ट्री भारत में नहीं है, और ना ही ये कश्मीर के सेब बागानों में पेड़ पर उगती हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में आपके पास असला है, बारूद है, बम है और गोलियां हैं, तो ये कुछ घरों में तो हैं, कुछ लोगों के हाथों में है, कहीं पनाहगाहें हैं, कहीं इसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और वो आज भी जब मर्जी आए, जिसे चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें निशाने पर ले सकते हैं। आप करते रहिए जवाबी कार्रवाई। इसे कश्मीर को मैनेज करना भले ही आप मान लें, सॉल्व तो आप कतई नहीं कर रहे हैं, रिजॉल्व आप नहीं कर रहे हैं, और करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि एक ज़हनियत ये है कि साहब ये समस्या हमारी पैदा की हुई नहीं है, ये हमको विरासत में मिली है, और कोई मजबूरी भी नहीं है कि हम ही को हल करके जाना है, हमको मैनेज करना है। और मैनेज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, तो फिर ऐसे ही चलेगा, हमें आदी हो जाना पड़ेगा। जी, आपने बड़ी एक गौर तलब बात हमें बताई। आपने कहा कि भले से कमरा 70,000 का हो जाए, भले से वहाँ की इकॉनमी ग्रूम कर रही है, मगर आप रिसोर्सेज उनकी जेबों में डाल रहे हैं। जब आप कहते हैं कि रिसोर्सेज इकॉनमी के उनकी जेबों में डाल रहे हैं, तो क्या जो ख़ास तौर पर वादी में माइंडसेट है जनता का, पहले तो वो पाकिस्तान से उनको कुछ उम्मीदें थी, अब तो उनको पाकिस्तान से भी उम्मीदें नहीं हैं। अब तो उनको, जनता को, जो मेन पॉपुलेशन, हम खुल के बात करते हैं, वो तो मुस्लिम बरादरी की है। अब वो भारत के साथ एसिमिलेट भी एपरेंटली लगता है होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान चॉइस नहीं है, आज़ाद आप हो नहीं सकते। तो फिर ये माइंडसेट जो है ये आगे चल रहा है, क्या सूरत हाल है? न सिर्फ 70,000 का कमरा और जेबों में रुपए जा रहे हैं, जो चीज़ साफ दिखाई पड़ती है, जो आंकड़ों में है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का आंकड़ा है, हमारे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया उसका आंकड़ा है कि कश्मीर में पर कैपिटा ओनरशिप ऑफ कार्स इज हाईएस्ट इन द कंट्री। प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है कार ओनरशिप। ये एक डिस्क्रिशनरी, ये एक नेसेसिटी नहीं है। हाँ, अब कई बार नेसेसिटी बन जाती है इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन में, आज भी ये एक लग्जरी है। और अगर कश्मीर में पर कैपिटा ओनरशिप ऑफ कार सबसे ज्यादा है, तो आप सोचिए कि वहां की इकोनॉमी कितनी तंदुरुस्त है। वहां से टैक्स का इवैक्यूएशन पर कैपिटा सबसे कम है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी रियायत है, आप कितने एक्सेप्शंस वहां क्रिएट कर रहे हैं दिल जीतने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन खुशी है नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहां पीस का डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, आप वहां टेरर को रिवॉर्ड कर रहे हैं। आप जब 80-80 हजार करोड़ के पैकेजेस देते हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाता है वहां। मेरे एक जानने वाले हैं, जवाहरलाल कौल, बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं। उन्होंने ये वाकया सुनाया कि उनका एक स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त कश्मीर में, कश्मीरी मुसलमान था, वो उनके पास आया। ये बड़ी सुनने लायक बात है। तो
इन्होंने उससे पूछा कि भाई कश्मीर से आप किसी भी डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर कहीं भी चले जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में, आपको कोई ऐसा मुल्क मिलता है कि जहां आपको इतनी सहूलियत हो जितनी हिंदुस्तान में है, इतनी आजादी हो जितनी हिंदुस्तान में है। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा ऐसा मुल्क तो नहीं दिखाई पड़ता, आप कहीं भी चले जाएं, कितनी पाबंदियां हैं, कितनी सख्तियां हैं। तो जवाहरलाल कौल ने उस इश्तियाक से पूछा कि तो फिर तुम पागल क्यों हो गए हो, तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है। तो उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप हिंदू हैं? तो जवाहरलाल जी ने कहा हाँ हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं में एक बात मानी जाती है, एक अकीदा, एक आस्था है कि एक मंत्र होता है, वो मंत्र अगर आपका सिद्ध हो जाए, आपको उस पर अच्छा खासा कंट्रोल अभ्यास हो, तो आपके मन की कामना इच्छा पूरी हो जाती है, वो आपकी हर जरूरत पूरी करता है। तो ये मुस्कुराए। उन्होंने कहा ऐसा है कि नहीं है? कहता मैंने सुना है। जवाहरलाल जी ने कहा ऐसा होता है, आपके पास है? उन्होंने कहा मेरे पास तो अब तक ऐसा नहीं है। तो इनके इस दोस्त ने, इश्तियाक था या कौन था, उसने कहा भाई हमको तो ऐसा मंत्र मिल गया है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कौन सा मंत्र है? उन्होंने कहा वो मंत्र है पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हम ये बोलते हैं आपका मुल्क घुटनों पर आकर हमसे पूछता है कि हुजूर क्या गलती हो गई, आपको क्या चाहिए, और हमारी जरूरियात पूरी होती हैं। पाकिस्तान एक तरफ ये हमारी बेवकूफियां हैं कि हमने 70 साल आदत बिगाड़ दी है। एक पूरी की पूरी जहनियत जो है वो जिसे कहते हैं कि एक नशे की आदी हो गई है, और हमने उस नैरेटिव को चेंज नहीं किया। हमने जिहाद के मुंह पर रुपया फेंका है, हमने जिहाद को डेवलपमेंट से डील करने की कोशिश की है। दुनिया में ऐसी बेवकूफियां कहीं नहीं होती हैं जो हमने की हैं। कश्मीर एक वाहिद केस स्टडी है पूरी दुनिया में जो ये प्रूव करती है कि पॉलिटिकल कंसेशंस, constitutional exceptions, all kinds of generosity, autonomy cannot win the hearts and minds of jihad. 370 जैसा कंसेशन दुनिया के किसी आईन में, दुनिया में किसी देश ने किसी रीजन को, किसी कम्युनिटी को नहीं दिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करेंगे, अपने पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं देंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं देंगे, अपनी शहरियत को वहां पर नहीं लागू होने देंगे। वहां जाने के लिए परमिट तक लेना पड़े, जैसे वीजा लेना पड़ता है, इस तरह की शर्तें लगाएंगे। और उसके बाद भी वहां की एक छोटी सी माइनॉरिटी को, 5-7% माइनॉरिटी को आप मार कर, पीट कर, लहू लुहान करके भागने पर मजबूर कर दें। यह ग्रैटिट्यूड है, यह दिल जीता है आपने 70 साल में। और ये समझ नहीं पा रही है हमारी हुकूमतें और सरकार अब तक कि आज भी कंसेशंस 370 हटे, अभी 8 महीने नहीं हुए थे, डोमिसाइल नोटिफिकेशन आ गया जिसने उन्हीं प्रिविलेजेस को पार्शली रेस्टोर कर दिया जो 370 के खारिज होने से हटाई गई थी। तो किस मुगालते में, किस भ्रम में, क्या सोचे बैठे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वो जो 1 कदम आगे 1.5 कदम पीछे था वो यही है। और जब दुश्मन पहचानता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं जानते कि अगला कदम क्या है, वो इसका पूरा फायदा उठाता है और ये देश की कीमत पर वसूला जाता है। आपने कहा कि ये सब कुछ देश की कीमत पे वसूला जा रहा है। हमें और हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि 370 और 35A के बाद, रेवोकेशन के बाद, जो वहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, एक तो वो पार्टियाँ हैं जो कोट अनकोट अपने आप को सेकुलर कहती थीं, जिनके साथ मोदी जी ने अपनी पहली सरकार के दौरान अलायंस भी एक के साथ किया, फिर रेवोकेशन के बाद उनको नज़रबंद भी किया, और फिर अभी हमने पिछले साल गालबन देखा कि वो सब मिलने भी गए हुए थे दिल्ली। हाँ जी, ठीक है।
अच्छा, वो पार्टियां भी लगता है कि, क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया? हमें तो यहाँ बैठे हुए नहीं लगता कि उन्होंने स्टैंड चेंज किया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मिस्टर गिलानी की पार्टी की, या वो जो हुर्रियत नहीं है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा। वो तो एटलीस्ट क्लियर थे ना कि उनका एजेंडा क्या है। ये तो दोनों तरफ खेल रहे थे। तो अब नया मंजरनामा पोस्ट 370-35A रेवोकेशन के बाद नया पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है? ये बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प सवाल किया है आपने। सबसे पहली बात तो मैं आपसे थोड़ा सा इस मामले में इख्तलाफ रखता हूं कि वो पार्टियां सेक्युलर थीं, कोट अनकोट मैंने कहा। हाँ, कोट अनकोट। देखिए, जिस पीडीपी के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था, राइट, उनका एक मैनिफेस्टो है जिसको वो सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में वो शरिया मांगते हैं। ऐसा ही है। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट वो कहते हैं कि एलओसी जो बॉर्डर है उसको इररेलेवेंट कर दीजिए, खुला आना जाना हो जैसे वहां से जिहादियों को आने में बड़ी तकलीफ होती है। उस डॉक्यूमेंट में वो कहते हैं कि भारतीय करेंसी के साथ कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चले। उस डॉक्यूमेंट में वो कहते हैं कि कश्मीर की टेरिटरी का जॉइंट मैनेजमेंट हो पाकिस्तान के साथ, शेयर्ड सॉवरेनिटी हो। ये है उनके सेक्युलरिज्म का असली चेहरा। और उनकी जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर में हालात सुधारने के लिए, तो उसमें वहाँ के जो हिंदू रिफ्यूजीज थे उनको कुछ सहूलियतें देने की बात हुई। वो बहुत बदहाली में रह रहे थे, तो उनका ये आग्रह था कि अगर आप हिंदू रेफ्यूजीज को सहूलियतें देंगे तो आप उनको कैंपों में बने रहने का इंसेंटिव देंगे, तो आप ना उन्हें कश्मीर वापस बसने देंगे, ना उनके इंसानी हुकूक, उनकी बदतर जिंदगी को थोड़ा सा सुधरने का मौका देंगे। तो ये है आपकी हेट, नफरत की इंतहा, और ये खुद को सेक्युलर कहते हैं। सुशील भाई, आपने कहा कि यहां पर जो इतनी माइनॉरिटी पंडितों की कम्युनिटी थी उसको भी नहीं रहने दिया गया, और जो चंद बच्चे कुचे रह भी गए उनको भी जीने नहीं दिया जा रहा। तो चलिए कोई सरकार ऐसी एनवायरनमेंट बना भी ले, वो जो पंडितों की रीसेटलमेंट की बात की जाती है, चंद लाख में से कुछ हजार आने को तैयार भी हो जाएं, या हम ये भी अज्यूम कर लें कि वो सारे के सारे वापस आने को तैयार हो जाएं, तो सिनेरियो तो वही है, वो कैसे रह पाएंगे? यही एक बहुत बड़ा मसला है। आप कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों को भी रहने नहीं दिया जा रहा। मैं उससे एक कदम और आगे जाता हूं। अफगानिस्तान में तो वो मुट्ठी भर बुद्धिस्ट भी नहीं रह गए थे। सिर्फ बामियान में पत्थर के वो बुद्धा खड़े थे, ना वो बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। उन बेजुबान पत्थर के बुतों को तोप खाना लगा करके छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा दिया गया। आप इस जहनियत से आपका मुकाबला है, और आप कह रहे हैं कि वहां पे विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वापस बुलाएंगे। और ये जो वापस बुलाने का पाखंड चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, वो ऐसे है क्योंकि इनको पता है कि दुनिया और देश इनसे पूछती हैं कि भाई कितने हिंदू वापस लेके आए, 8 साल हो गए आपको। तो इनका जवाब है कि ठीक है, हम इनके मुंह पर इनकी जो बदहाली है, इनका जो डेस्टिट्यूशन है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको कुछ हजार नौकरियां देते हैं, और इन नौकरियों के लालच में ये लोग वहां आएंगे। इनको वहां की नॉर्मलसी का एक ढोंग तो कराई देते हैं हम लोग कि देखिए अब तिरंगे भी हैं, अब झांकियां भी निकल रही हैं, तो अब आ जाइए, अब सब कुछ हालात नॉर्मल हैं, बिल्कुल पहले जैसा है, खुशनुमा है। ऐसा कह के ललचा कर कुछ लोगों को ले भी जाते हैं। वो लोग, आप सोचिए, उनका घर है वहां, वो वहां के रहने वाले हैं, अपने घर में नहीं रह सकते हैं, उनको बाड़ों में रखा जाता है, कंटीले तार में, जैसे जानवर रखे जाते हैं चिड़ियाघरों में, जू में। और फिर दुनिया में ढिंडोरा पीटा जाता है कि देखिए हमने नौकरियां दी थी और इतने हजार लोग वापस चले गए।
तो आप अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। ये जो सर पर आपके जिम्मेदारी की एक गठरी है, इसको अब धोते धोते आप भी थक गए हैं। इस नाटक से आप पिंड छुड़ा रहे हैं, और इसमें कुछ लोग मारे भी जाएं तो फिर ठीक है ना, मर जाइए, मर जाइए। आप देश के लिए बलिदान दीजिए। हमारा सैंड बैग्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जब सैलाब आ जाता है तो रेत की बोरियों की दीवार बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए, या फिर बंकर बनाया जाता है तो उसमें सैंड बैग्स लगते हैं। तो इस देश के सेक्युलरिज्म को अब कश्मीरी हिंदुओं को रेत की बोरी की तरह इस्तेमाल करना है, वहां पर दिल जीतने की अपनी मुहिम में। ये पाखंड इस तरह की कीमत वसूल कर रहा है हमसे। सच कहा आपने, कौन जाएगा, क्यों जाएगा? आपकी सरकार ये कबूल करने को राजी नहीं है अब तक कि जो हमारे साथ हुआ वो नस्लकुशी थी। हमारी सरकार ये करने को राजी नहीं है कि जो पीड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले। उनको मारने वाले वहां छुट्टे घूम रहे हैं, वहां नेता बने हुए हैं, वो सोशल आइकॉन्स हैं वहां के। आप सच मानिए, जब गीलानी की मौत हुई मुझे बहुत दुख हुआ। वो 94 साल का आदमी अपने बिस्तर में आराम की नींद सोता हुआ मरा, जो किसी दूसरे मुल्क में होता तो किसी नजदीक के खंबे से लटकाकर कम से कम 30 साल पहले मार दिया गया होता। वो अपने कामों का अंजाम भुगते बिना बहुत आराम से गया। और इसी तरह यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जा रहे हैं। अभी तो कई दशकों तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सरकार उन्हें पालती है, ये सरकार उनको सुरक्षा देती है, उनके खर्चे उठाती है, उनके नखरे उठाती है। और ऐसा करते हुए वो हमसे भी ये तवक्को रखती है कि हम वहां जाएं, जाकर के बसें, ताकि इनके सर पर से वो कालिख धुल जाए कि इनके होते हुए हमको वहां से निकलना पड़ा। ऐसे में इसके लिए हमारे एक लीडर हैं, डॉक्टर अजय चरंगू, पनन कश्मीर के। उनका आग्रह है कि हम 2 पार्टों में फंसे हुए हैं। एक तो जेनोसाइड है और एक डिनायल ऑफ जेनोसाइड है। दुश्मन ने तो हमारी नस्लकुशी की, उससे और तवक्को भी क्या रखी जा सकती थी। लेकिन जिस पर जिम्मेदारी थी हमें बचाने की, वो दुश्मन का दिल जीतने में ऐसा लगा है कि उसने हमारी नस्लकुशी पर लीपापोती की। उसने हमें इंसाफ तक नहीं दिया। तो एक तरफ ऐसा दुश्मन है और दूसरी तरफ ऐसा दोस्त है। ऐसे में हमको कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। अभी फिलहाल कश्मीर तो हम उस पर अपना क्लेम छोड़ने से रहे, लेकिन इंटरिम में हमें कुछ और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आज हम इस बात के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। आज मेरी कोशिश है आपके साथ जो डिस्कशन हो उसका कोई एक और पार्ट भी, अगर आज नहीं तो किसी और वक्त हम रिकॉर्ड करें, चाहे ऑनलाइन ही हो, और मुसलसल करते रहें। लेकिन मैं जो आज की गुफ्तगू है उसके आखिरी लम्हों में ये भी जानना चाहता हूँ, जो आपने अभी बात की कि इसका कोई और रास्ता तलाश करें, वो रास्ता ही इसका जवाब है, इसका हल है। वो आखिर है क्या, या क्या हो सकता है? बढ़िया बात है। मुझे सबसे पहली शर्त उस रास्ते की ये है कि हम दुनिया से ये कबूल करवाएं कि आज के वक्त में, ये कोई मेडिवल पीरियड नहीं था सुल्तानों का और गाजियों का, कि वो खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दें और इस पर किसी को कोई सवाल पूछने की जरूरत ना हो। आज की दौर में, डेमोक्रेसी के दौर में, ह्यूमन राइट्स के दौर में, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दौर में, एक इंडिपेंडेंट प्रेस के दौर में, एक जहता मुल्क 90 करोड़ की पॉपुलेशन देखती रह गई और हम मार कर पीट कर उजाड़ दिए गए।
ये अगर आज के दौर में हो और उसको तस्लीम भी ना किया जाए तो सबसे पहली शर्त यह है कि हम दुनिया से मनवाएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। दूसरी शर्त यह है कि आप कोई भी सॉल्यूशन तलाशें उससे पहले जो जिंदा हैं, अब तक गवाही देने के लिए तरस रहे हैं, अब तक इंसाफ की इंतजार में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अब तक रेफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं। 20,000 से ज्यादा तो एक रेफ्यूजी कैंप में है जिसको हम जगती कहते हैं, जम्मू के पास है। उनको एक्नॉलेज कीजिए कि ये कौन है, किस बात के पीड़ित हैं, किस लिए हैं वहां पर। ये एक बड़ी जंग है। फिर हम कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो रास्ता भी निकालेंगे। लेकिन ये रास्ता, उसके पहले कदम ये हैं कि जेनोसाइड की एक्नॉलेजमेंट हो, जस्टिस की डिलीवरी हो। जिन्होंने जेनोसाइड का एक से प्रॉफिट किया है, जो हमारे घरों में घुस गए, हमारी जमीनों पर चढ़ दौड़े, जिन्होंने हमारे मंदिर उजाड़ दिए, हमारे शमशान तक निगल गए, जिन लोगों ने हमारे व्यापार और दुकानें छीन ली, उनसे वो वापस लिया जाए। क्योंकि जब तक प्रॉफिट फ्रॉम जिहाद हजम होता रहेगा, आने वाले वक्त में एक और जेनोसाइड का इंसेंटिव बना रहेगा। उन्हें मालूम होगा कि 2 पीढ़ी पहले जो माले गनीम था उसने हमें कहां से कहां पहुंचाया है। तो काफिर का माल लूटा जाना सही ठहराया जाएगा, काफिर की औरतों की बेहुरमती सही मानी जाएगी। जब तक इस बात का नतीजा वो नहीं भुगतते जिन्होंने ये सब किया है, तब तक हम आगे की सोच भी नहीं सकते। और ये हम लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल, ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी। इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई नेगोशिएशन संभव ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत थोड़े शब्दों में जो पोस्ट 370-35A की रेवोकेशन के बाद की सूरत हाल है वो बताई, जो चैलेंजेस हैं वो हमें बताए, और आगे के रास्ते का सुझाव भी थोड़ा सा हमें दिखाया। सुशील जी, ये बातें तो वो हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं, मगर सम टाइम थोड़े शब्दों में जैसा कि आपने पूरी सूरत हाल बयान की है, उसमें बहुत सारी अनकही बातें भी हैं। सही है। तो बहुत ही आखिर में आज की गुफ्तगू को, जिसको मैं पार्ट 1 कह रहा हूं, बहुत ही आखिर में इसको कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? हम लोग एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अगले साल जनवरी में। हम पूरी दुनिया को, दुनिया भर के बड़े शहरों से ये बताएंगे कि न सिर्फ कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि कश्मीर में जो हुआ वो एक स्टैंड अलोन ट्रेजेडी नहीं थी, वो अकेले कश्मीरी हिंदू की भोगी जाने वाली त्रासदी या ट्रेजेडी नहीं थी। ये पिछले 1000 साल से भारतवर्ष के हिंदुओं पर की जा रही नस्लकुशी थी। उनका हिंदू विध्वंस, जातीय विध्वंस था, एक हिंदू हनन था, हमारा जेनोसाइड था। वो आज भी चल रहा है। पाकिस्तान में आज भी हर साल 1000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनका मजहब बदला जाता है, उनको जबरदस्ती अधेड़ उम्र के बाल बच्चेदार मुसलमानों से ब्याह दिया जाता है। कहां हम 21% थे 1951 के सेंसस में, आज घटकर 1.5% रह गए हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से नामो निशान मिट चुका है। बांग्लादेश में 31% थे 1951 के सेंसस में, आज 8% भी नहीं रहे हैं। वहां की डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई है, डेमोग्राफी। वहां पर एक डेमोग्राफर ने, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि हर रोज 600 से ज्यादा हिंदू गायब हो रहे हैं और यही सिलसिला रहा तो 2050 तक बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे नहीं। अपने ही देश भारत में कई जिलों में लोग अपना सामान बांधकर पलायन को, निकल जाने को मजबूर हैं।
ये सिलसिला थमना चाहिए, रुकना चाहिए। और कश्मीर में जो हुआ वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। वो अलग से हमारे साथ कुछ खास हो गया हो, ऐसा नहीं था। तो पूरे हिंदू समुदाय को, वो कोई भी जुबान बोलता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, वो किसी भी जाति वर्ण का हो, किसी समुदाय का हो, कुछ भी पेशा करता हो, इकट्ठे होकर के अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के लिए उसको आगे आना पड़ेगा। और 19 जनवरी 2023 को हम एक ग्लोबल हिंदू जेनोसाइड कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दुनिया के 12 शहरों में ये एक साथ होगी, 20 घंटे लगातार चलेगी। हम जहां कहीं भी हों, रात रात भर जाग करके, सब मिल करके दुनिया में ये गुंजाएंगे कि हमारे साथ जो नस्लकुशी हो रही है उस पर लीपापोती बंद कीजिए, उस पर अनदेखा करना बंद कीजिए, उसको तस्लीम कीजिए और उसको रोकिए, उसको मानिए, उस पर झूठ बोलना बंद कीजिए और उसको रोकिए। हम 100 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ से ज्यादा भाई बहन खो चुके हैं पिछले 1000 साल में। हम और नहीं सहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवादी हैं आपके सुशील पंडित भाई। आपने बड़ी अहम बातें की और ख़ास तौर पर जिस कॉन्फ्रेंस की आपने चर्चा की, उस चर्चा को हम टैग टीवी पर हर हफ्ते करना चाहेंगे जी, ताकि लोग जुड़ें। और ये एक ऐसी अवेयरनेस की भी कैंपेन है और ह्यूमन राइट्स की भी कैंपेन है जिसकी बड़ी शदीद कमी रही जी हमारे धर्मा के परिवार में जी, जो अल्टीमेटली आप इसको लीड कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आभारी हूं, आपने मुझे वक्त दिया अरे और अपनी 2 बातें कहने का मौका दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी व्यूअर्स के सामने आपसे विनती होगी कि आप हमें जब भी दस्तयाब हों, ऑनलाइन ही सही, मुझे बहुत खुशी होगी, वक्त देते रहिए ताकि ये बातें चलती रहें जी, ये मैसेज चलता रहे। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू सो मच। और टैग टीवी के दर्शकों को भी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप सुशील पंडित भाई की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हमें इस पर गौर करना होगा कि जो नैरेटिव सुशील जी इतने समय से पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, हम उस नैरेटिव का कितना हिस्सा है। सुशील जी का साथ दीजिए और इनकी जो इंटरनेशनल मूवमेंट है उसका हिस्सा बनिए। और आखिर में टैग टीवी के हवाले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.